हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है आइडियल गैस इक्वेशन तक की बात कर ली थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पीवी इज इक्वल टू एनआर। ये इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। आइडियल गैस इक्वेशन। पी बेटा प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। वो हमेशा केल्विन में ही होगा, ये मैं आपको बता दूं। इससे एक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी निकलती है इसी इक्वेशन से। भाई अगर मैं आर तो पहले से कांस्टेंट है, अगर मैं एन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दूं तो उस केस में पीवी बाई टी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दूं तो पीवी बाई टी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, अगर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो एक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आ जाएगी, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। ये वाला भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, और इस फॉर्मूले को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये दो इक्वेशंस आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हो गई। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक आप लोगों को? अब मैं बातचीत करने जा रहा हूं आर। चलिए आर की बात कर लेते हैं। आर को मैंने क्या कहा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, वैसे तो जनरल हिंदी वाले बच्चे भी गैस कांस्टेंट ही कहते हैं। आर बेटा एक बात बताइए, प्रेशर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जनरली क्या रखेंगे? प्रेशर एटीएम। वॉल्यूम किस में रखेंगे? लीटर। वॉल्यूम किस में रखेंगे? लीटर। मैंने कल आपको यूनिट्स पढ़ाई थी, उसमें कहा था प्रेशर ज्यादातर एटीएम में रखेंगे, वॉल्यूम ज्यादातर हम लोग लीटर में रखेंगे, और टेम्परेचर ज्यादातर किस में रखेंगे बेटा? केल्विन। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो आर की वैल्यू के लिए P इज इक्वल टू 1 एटीएम रख लू, वॉल्यूम 1 मोल गैस की 22.4 लीटर ये रख लू, टेम्परेचर 273 केल्विन रख लू। अच्छा, इसके लिए वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन बी वॉल्यूम के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि वी वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी बराबर होता है 22.4 लीटर। ये नॉर्मल जानकारी है मेरे हिसाब से सभी बच्चों को। ठीक है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जैसे ये जानकारी नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल 22.4 लीटर। ये आ जाएगा? नहीं सर। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब बेटा इस आर की वैल्यू निकाल। तो एन बराबर क्या है? यहाँ पर एन भी रख लो। एन बराबर क्या है? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के लिए हम निकाल एन बराबर 1 मोल। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पीवी बाई एन इंटू टी। और अगर मैं ये जो वैल्यू आपने दी है ये वैल्यूज में रखूं तो हमारे पास आता है 0.0821 बेटा लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अगर मैं चेंज करूं तो अगर इसको बार में कन्वर्ट कर लूं तो 0.083 बार। एटमॉस्फेयर की यूनिट क्या हो गई? बार लीटर पर मोल पर केल्विन। अगर मैं जूल में करूं तो आर की यूनिट होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर मैं बेटे इसी को अर्ग में चेंज करूं तो यूनिट होती है 8.314 इंटू 10 टू द पावर 6
अर्ब्स पर मोल पर केल्विन। 6 होता है 7 होता है? 7 होता है। हाँ गड़बड़ हो गया। 10 to the power 7 सॉरी। मालूम तो चल जाता है पेन गड़बड़ किया तो। 10 to the power 7 अर्ब्स पर मोल पर केल्विन। अगर बेटा इसी को मैं कैलोरी में रखूं, मैं यहां रख दूं, तो आर की यूनिट होती है 1.98। 1.98 को 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी, ये ध्यान रखो, ये आर की यूनिट्स हैं। याद रखोगे आप, सबसे ज्यादा जिस यूनिट को कंसीडर करोगे वो ये आर। अब इसका कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा बेटा? इसका इफेक्ट लगभग हर जगह पड़ेगा। आप डेंसिटी निकालोगे उसमें भी पड़ेगा, आप प्रेशर वॉल्यूम निकालोगे उसमें भी पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप यूनिट के हिसाब से आर की वैल्यू पुट अप करें। मेरी बात समझ? जैसे कि देखो, मैं कहता हूं कि आप डेंसिटी निकाल रहे थे, डेंसिटी के लिए कल मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को? मैं जरा दूसरे पेज में ले लेता हूं इधर, ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन है। डेंसिटी के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या PM/RT लिखाया था, नहीं लिखाया था? yes. अब आर की यूनिट अगर आप लीटर एटमॉस्फेयर में रखते हो तो डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं मिलेगी, उस समय डेंसिटी आपको ग्राम पर लीटर में मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आर की यूनिट आपने किस में रखी? वॉल्यूम लीटर में रखा है आर की यूनिट। तो आर की यूनिट में जब वॉल्यूम लीटर में रखा है तो आपको डेंसिटी की यूनिट यहाँ पे क्या मिलेगी? ग्राम पर लीटर। ये सारी चीजें ध्यान रखना। यूनिट कन्वर्जन गैसियस स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ कर गए तो सारा मामला गड़बड़ कर जाएगा। वैसे डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सीसी और किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है, लेकिन इस केस में क्या है? आर की यूनिट आपने किस में रखी है? लीटर में। बोलो भैया, लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल है तो लीटर में रखी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर है तो डेंसिटी की यूनिट आपकी ग्राम पर लीटर में आएगी। इस बात का ध्यान रखो, ये थोड़े से चीजें ध्यान रखिएगा। आर का इफेक्ट पड़ेगा हर जगह, यहां पर भी आप देखें। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं आर के रिस्पेक्ट में, आइडियल गैस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। कह रहा है व्हेन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, सल्फर का वेट दिया गया, वेट ऑफ सल्फर कितना दिया गया बेटा? 3.2 ग्राम इज वेपोराइज्ड, इसको वेपर में कन्वर्ट किया गया एट 450, ये डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ, ध्यान रखा, ये क्या लिखा हुआ? डिग्री सेंटीग्रेड एट 450। तो टेम्परेचर कितना दिया गया बेटा? 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर कितना दिया गया? 723 मिलीमीटर मरकरी, इतना हमें प्रेशर दिया। द वेपर प्रेशर, the vapor occupies a volume of 780 centimeter cube, 780 cc वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है वेपर, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सल्फर अंडर दीज कंडीशंस, इन कंडीशंस में सल्फर का फार्मूला क्या होगा? इतनी बात हमसे कही गई। बेटा जब कभी कुछ भी ना दिया जाए, ध्रुव आप थोड़ा सा लेट हो गए थे, मैंने पिछला वाला ही रिवाइज किया है, तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इक्वल टू एनआरटी ही रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो जब कुछ न दिया जाए तो इस वेपर को ये मान के चला जाएगा कि एक आइडियल गैस, तो ठीक है, फॉर्मूला लगता है पीवी बराबर एनआरटी। प्रेशर कितना दिया गया? 723 मिलीमीटर मरकरी। यहां जबरदस्त इसने अपना दिमाग लगाया। आप कहोगे सर ऐसा क्या दिमाग लगाया? ऐसा दिमाग इसलिए लगाया क्योंकि हम जो प्रेशर रख रहे हैं, हम जो आर की यूनिट रखेंगे वो लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल में रखेंगे। हम आर की यूनिट किस में रखेंगे? आर रखेंगे हम 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, इसी में तो रखेंगे हम। इसका मतलब वॉल्यूम हमको लीटर में चाहिए, प्रेशर हमको एटमॉस्फेयर में चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? आ गई? अब आपको अच्छे से मालूम है कि मैंने एक
1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। तो अगर मिलीमीटर मरकरी को मुझे एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो मुझे 760 से क्या काम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 723 बाई 760 एटीएम। कोई प्रॉब्लम है किसी? वॉल्यूम सीसी में दी गई है, आप वॉल्यूम किस में रखोगे, लीटर। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी बताओ, वॉल्यूम आपकी हो जाएगी 0.78 लीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बच्चे, लगा दो। नो सर। प्रेशर है 723 बाई 760 इंटू 0.78 एन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया गया 3.2, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम रखो, स्मॉल एम रखो, जो तुम रखना चाहो, अननोन है, इंटू आर इंटू टी। आर कितना है 0.0821 इंटू टी। टेम्परेचर कितना है मेरे बेटे 450। तो 450 को क्या काम करेंगे, 3 7 और 5 12 2 1 4 और 723 आ जाएगा मेरे हिसाब से। बोलो भाई, सॉरी, इंटू 720, ये कुछ नहीं, एम कैलकुलेट कर लो, करीबन 256 के आसपास आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखो, किसी के पास कैलकुलेटर तो रखा ही होगा, हैं? नहीं है सर। कैलकुलेट करो 756 नहीं के है। आसपास। नहीं नहीं। बताओ बेटा, इसकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है? 256 के बताती आसपास हूँ। मेरे हिसाब से आ रही है। 256 के आसपास आ, ये कैलकुलेशन आ जाएगी। अब बेटा ये मॉलिक्यूलर मास है किसका, सल्फर का। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 256। अच्छा एक बात तो, मैंने कैसे पहचाना कि मॉलिक्यूलर मास है? मैं ये कैसे पहचान रहा हूं मॉलिक्यूल है एटम नहीं? भाई देखो, केमिस्ट्री की पहली डेफिनेशन है कि नोबल गैस के अलावा बाद बाकी कोई भी अपनी एटॉमिक स्टेट में नहीं रहता। तो अब ये सल्फर एस की स्टेट में तो नहीं रहेगा। अगर फ्री स्टेट है तो सल्फर जो है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल एस एक्स के फॉर्म में रहेगा। मतलब सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटे, सल्फर ये जो मास निकला एस एक्स का निकला। अब आपको इस एटॉमिसिटी एक्स की पता करनी है कि एक्स क्या है। तो भैया सल्फर का मास होता है 32, इतना ही तो होता है, इंटू एक्स बराबर आ जाएगा 256। बेटा बताओ एक्स बराबर कितना आ गया, 8। बोलो बच्चे। यस सर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर अंडर दीज कंडीशन? आंसर क्या हो जाएगा, एस। आप सभी लोगों को मालूम है S8 सल्फर का फॉर्मूला होता है, जिसमें वो क्राउन शेप स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, मालूम है ना। S8 क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। बोलो बेटे। यस सर। यस सर। ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे इस तरीके से PV इज इक्वल टू nRT और P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2 इक्वेशन ऑफ स्टेट पर आपके न्यूमेरिकल्स बन गए। अब आगे की बात करते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट जो मैंने आपको बताई, n कांस्टेंट किया, ये हम लोगों ने कल भी किया था। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जब हमने किया था तो मैंने पहले ही बताया था कि फॉर ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, n इज कांस्टेंट। तो इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर आपने वहां पे n कांस्टेंट क्यों किया है। वो तो हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में n कांस्टेंट लेके ही चल रहे थे। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में n कांस्टेंट है। बेटे हमारे पास हमने पढ़ लिया बॉयल्स लॉ, हमने पढ़ लिया चार्ल्स लॉ, हमने पढ़ लिया एमंटन्स लॉ, हमने पढ़ लिया एवोगैड्रो लॉ, और हमने पढ़ लिया आइडियल गैस इक्वेशन। 4 लॉज और 5वां आइडियल गैस इक्वेशन आर की वैल्यू पर। ठीक, अब जो अगला लॉ आपके कोर्स में है उसका नाम है
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हेडिंग डालेंगे सभी लोग। हिंदी वाले लिखेंगे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, डाल्टन के आंशिक दाब का, आंशिक दाब का नियम। ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की बातचीत करते हैं। आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। बेटे मेरी कल वाली बात थोड़ी सी ध्यान में लेके आओ। मैंने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मैंने कल आप लोगों को वॉल्यूम समझाते समय एक बात कहा था कि इस कंटेनर में अगर 2-3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस भरी हैं तो हर गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर 100 लीटर वॉल्यूम है तो हाइड्रोजन का भी 100 लीटर है, हीलियम का भी 100 लीटर है, नियोन का भी 100 लीटर है। जो गैस है उसका वॉल्यूम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है। मेरी बात समझ में आ रही? तो पहली बात तो ये है, पहली बात ये है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। नॉन रिएक्टिंग गैसेस ये उन्हीं गैसेस पे काम करेगा जो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर। जैसे एक छोटा सा यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी बन जाएगी कि अगर एक क्वेश्चन दे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर is non-applicable on, कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किस पे एप्लीकेबल नहीं है। नंबर पहला ऑप्शन दे दे हाइड्रोजन प्लस नियॉन। दूसरा ऑप्शन दे दे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन दे दे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। चौथा ऑप्शन दे दे नाइट्रोजन प्लस आर्गन। ये 4 ऑप्शन आपको सिद्धि बेटे बता सकते हो किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? सर सी। वेरी वेरी गुड, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सी। अच्छा कोई मुझे बता सकता है बी क्यों नहीं आंसर? सर क्योंकि है ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे H2 और O2 रिएक्ट करते हैं। एंड द टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई, करीबन Yes, 1100 के ऊपर के टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। तो नॉर्मली हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेंगे। समझ में? एक कमरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2 के रेशियो में किसी सिलेंडर को हम खोल दें तो क्या उस कमरे में बारिश होने लगेगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट नीड्स ए हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि वो रिएक्ट कर सकें। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो पहली बात याद कर लो बेटे, इट इज एप्लीकेबल फॉर द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अब ये तो हिंदी वालों को भी बात समझ में आ गई होगी, जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे उसके लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काम करेगा। अभी मैं कुछ भी नहीं समझा रहा पार्शियल प्रेशर के बारे में, अभी मैं सिर्फ डाल्टन्स लॉ की कुछ डेफिनेशन समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या लॉ है, सब कुछ बाद में। पहले ये समझो कि ये लॉ क्या है। चलिए भैया नंबर सेकंड पॉइंट, द टोटल प्रेशर is equal to
द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल गैसेस, मतलब P टोटल बराबर होगा P1 प्लस, छोटा लिखो बड़ा लिखो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश, जितनी गैसेस भरी हो मुझसे कोई लेना देना। अब जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हो। बेटे PT टोटल प्रेशर है और स्मॉल p पार्शियल प्रेशर। अच्छा, P1 का मतलब गैस 1 का पार्शियल प्रेशर, P2 का मतलब गैस 2 का पार्शियल प्रेशर, P3 का मतलब गैस 3 का पार्शियल प्रेशर। सबके पार्शियल प्रेशर को मैं अगर सम कर दूंगा तो मुझे टोटल प्रेशर मिल जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ No, रहा sir. हूं। मान लो मेरे बेटे कि मैंने एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में 3-4 जितनी भी गैसेस हैं उतनी भर दी। मैं 2 गैस भर रहा हूं, मान लो A और B, ये दोनों गैसेस मैंने भर दी, एक या 1 और 2 जो आप लेना चाहो, 1 और 2 कुछ भी, समझ बात आ गई नहीं? A को 1 ले लो, B को 2 ले लो, ये मैंने 2 गैसेस भर, ठीक, कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन हीलियम हो सकती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकती है, हीलियम नियॉन हो सकती है, आर्गन नाइट्रोजन, कुछ कोई भी 2 गैसेस मैंने भर दी, दीज आर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। बेटे 1-2 ले लेते हैं, 1-2 आप लोग ज्यादा लेते हो हमेशा, तो 1-2 ले लेते हैं, नहीं तो A B ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये मान के चलूंगा कि आइडियल गैस, समझ बात आ रही है? तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं पार्शियल P1 की वैल्यू निकालना चाहूँ, समझ बात आ रही? P1 स्मॉल p बनाता हूँ क्योंकि स्मॉल पीछे बनाया, P1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो P1 इंटू V, P1 इंटू V बराबर N1 इंटू RT कह दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम लोग? PV इज इक्वल टू NRT तो फॉर्मूला हो। Yes, sir. अच्छा, आप ये कहोगे सर आपने यहाँ पे V क्यों लिया? V मैंने इसलिए लिया कि इस कंटेनर में A B नहीं, A B C D 5-6 गैस भरी हो तो भी एक ही वॉल्यूम पूरे कंटेनर की वॉल्यूम होगी, इसीलिए तो पार्शियल प्रेशर कहा जा रहा है। पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब है? पार्शियल प्रेशर का मतलब है वो गैस ये सोचेगी कि सारे कंटेनर में मैं ही हूं और कोई है ही नहीं, जबकि वो है नहीं, कंटेनर में और भी गैसेस हैं, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है कि वो सारे कंटेनर को घेरेगा। तो उस कंटेनर में 2 गैस भरी हो, 3 गैस भरी हो, 5 गैस भरी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, हर गैस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई करने की कोशिश करेगी। तो अच्छा बेटा अपने आप बताओ P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 इंटू V बराबर N2 इंटू RT कह दूंगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B निकल आया भैया हमारा। किसी को कोई प्रॉब्लम है पार्शियल प्रेशर निकालने में? पार्शियल प्रेशर इतना ध्यान रखना है कि कंटेनर का वॉल्यूम हर एक का जो है V ही होगा, ठीक है? पार्शियल प्रेशर निकाल लो। फॉर्मूला है कि P टोटल बराबर P1 प्लस P2, ये हमारा फॉर्मूला कि जो टोटल है वो किसके बराबर है? P1 प्लस P2 के बराबर है। अच्छा, तो अगर मैं ये कह दूं कि मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को प्लस करना, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूं, या एक काम करो पीछे वाले से लेना शुरू करो, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटे? ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर यहाँ 2 मान लो, और इक्वेशन नंबर यहाँ 3 मान। अब मैं निकालना चाहता हूं इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, निकालो भैया क्या हो जाएगा?
P1 प्लस P2 इंटू V बराबर N1 प्लस N2 इंटू RT। अब जरा इस इक्वेशन को निकालो। PT बराबर P1 कितना है बताओ, N1 बाई V इंटू RT, और P2 कितना है N2 बाई इंटू RT। VV कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं P टोटल इंटू V बराबर N1 प्लस N2 इंटू RT। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बेटे जरा इस इक्वेशन को देखिए, और हमारे पास बनी हुई इस इक्वेशन को देखिए। ये इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना? तो मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से ये प्रूफ होता है पीटी वी से वी कट जाएगा, या मैं कर देता हूं ना, पीटी इंटू वी बराबर P1 प्लस P2 इंटू वी। वी से वी कट जाएगा, तो यहां से प्रूफ हो गया जो हमने निकाला था, PT बराबर P1 प्लस, दैट इज द आइडियल गैस, सॉरी दैट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हमने प्रूफ कि जो P टोटल था वो किसके बराबर था, P1 प्लस P2 के बराबर था। बोलो भाई, कहीं कोई समस्या किसी को? नो सर। अब एक काम और करते हैं, चलिए थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं जिससे कि डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक काम और करो बेटा, एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करो। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 करो बेटा, क्या हो जाएगा, P1 बाई PT इज इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2। क्या आप डिवाइड कर पाए या कोई प्रॉब्लम है आपको? सर बहुत बढ़िया। तो जरा इस P टोटल को उधर ले जाओ और N1 बाई N1 प्लस N2 क्या आ जाता है ये बताओ मुझे। तो P1 आ जाएगा काई के या X1 या काई 1 इंटू PT। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। यस सर। की गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब जरा एक और कर लो, इक्वेशन नंबर 3 को मेरे बेटे डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 5 से। करो बेटा दोबारा, इक्वेशन 5 से डिवाइड करना है और 3 को करना है। क्या हो जाएगा, P2 बोलो बाई PT बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2। जरा करो बेटा इसको, ये आ जाएगा P2 बराबर काई 2 इंटू PT। क्या फॉर्मूलाज आ गए? फॉर्मूला नंबर 6 एंड फॉर्मूला नंबर 7। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। कह सकते हैं नहीं कह सकते? यस सर। मैं यहां से ये कह सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर
of any gas is equal to mole fraction of that gas into total pressure. कोई परेशानी है किसी को? दिस इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब जरा इधर ध्यान से देखिएगा पीछे की तरफ। P1 बराबर आया x1 इंटू पीटी और P2 बराबर आया x2 इंटू पीटी। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आती? इक्वेशन मतलब 2 और 3 और इक्वेशन 6 और 7 इन दोनों को मैं पीछे लेके आ रहा हूं। बेटे पहला है इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 7, क्या हो जाएगा? इक्वेशन 6 क्या है? P1 x1 इंटू पीटी, P2 x2 इंटू, बेटा इसको डिवाइड कर दो, पीटी से पीटी कट गया तो P1 बाई P2 किसके बराबर आ जाएगा बताओ? P1 बाई P2 मतलब पार्शियल प्रेशर का रेशो किसके बराबर होगा? Chi1 बाई Chi2। क्या पार्शियल प्रेशर का रेशो मोल फ्रैक्शन के रेशो के बराबर होगा? यस, प्रेशर का रेशो मोल फ्रैक्शन के रेशो के बराबर। अच्छा अगला इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, जरा 2 और 3 में एक बार जल्दी से दिखा देता हूं। 2 है P1V इज इक्वल टू N1 RT, P2V इज इक्वल टू N2 RT। डिवाइड करो, RT से RT गया, V से V गया, तो P1 बाई P2 किसके का रेशो N1 बाई N2 के भी तो बराबर होगा। यस सर। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ जाएगी मेरे बेटे कि P1 बाई P2 बराबर होगा N1 बाई N2 के। पार्शियल प्रेशर का रेशो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स या गैसेस के मोल फ्रैक्शन के रेशो के बराबर। इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 9। इतना आपको डाल्टन्स लॉ